अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रहता है और वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है और मेटल कॉम्प्लेक्स आप किसको कहते हैं, हम इसी से शुरू करेंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लास्ट कैरेक्टर है इसका। आपको याद होगा आपने इससे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसी से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। देखें, ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स के आम तौर पर मतलब आयन बनता है, तो इसका आयन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इसको हम तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक्चुअली किस तरह होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये स्ट्रक्चर है फेरोसाइनाइड आयन का और इसमें फेरोसाइनाइड के साथ CN साइनाइड का आयन है, ठीक है। और ये साइनाइड का आयन जो है ये आमतौर पर हम इसको मेटल कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? मेटल कॉम्प्लेक्स आयन, ये आप इसको कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं मेटल कॉम्प्लेक्स आयन? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? वो ट्रांजिशन मेटल है। मैं पहले आपको बता चुका हूं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम होता है वो हमेशा ट्रांजिशन मेटल का कोई ना कोई आयन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसको हम ल्यूइस एसिड भी कहते हैं। ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसमें अक्सर इनके जैसे आयरन का 3D की अगर आप बात करें तो इसमें 3D ऑर्बिटल्स जो हैं वो कुछ खाली हैं। ये इसके मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंट्रल पार्ट ये हो गया और ये हमेशा ट्रांजिशन मेटल का ही होता है। उसके बाद इसको जो सराउंड करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ये नॉन मेटालिक, याद रखें, नॉन मेटालिक एटम हो सकते हैं या फिर नॉन मेटालिक आयन हो सकते हैं। और ये आयंस क्या होते हैं? ये ल्यूइस बेसिस होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉनों का एक लोन पेयर इसके साथ कम से कम शेयर करते हैं। ये वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है 3D में, ये चले जाते हैं, ये डोनर होते हैं। तो ये नॉन मेटालिक आयंस होते हैं जो डोनर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और इन्हीं को आप आम तौर पर दूसरा नाम कौन सा देते हैं? इसको आप नाम देते हैं लिगेंड। क्या नाम देते हैं? लिगेंड। लिगेंड भी कहते हैं, लिगेंड भी आप कह सकते हैं। अब लिगेंड क्या है? सिंपल वर्ड्स में पहले मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी नॉन मेटालिक ग्रुप ऑफ एटम्स या नेगेटिव आयन जो पेयर डोनर हो और पेयर एक्सेप्टर कौन होगा? ट्रांजिशन मेटल होगा। अब इसकी अगर हम ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहीं से आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। एक नेगेटिव साइनाइड पर -1 है, 1 2 3 4 5 6, समझे 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। लिगेंड्स आ गए ना, 6 नेगेटिव चार्जेस लेकर आए। इस पर खुद चार्ज कितनी है? +2। अब प्लस के 2 और माइनस के 2 आपस में कैंसिल हो गए। ओवरऑल यहां जो एक्सिस में चार्जेस बच रही हैं कितनी हैं? -4 की हैं। कितने की हैं? -4 की हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा नजर ना आ रहा हो, अब आ जाएगा। अब देखें, इसमें -4 की नेगेटिव चार्ज आ रही है। अब -4 की नेगेटिव चार्ज क्यों आई? क्योंकि साइनाइड का एक साइनाइड पर एक माइनस है। 1 2 3 4 5 6 ये थी माइनस की, इस पर चार्ज +2। थोड़ा सा पहले आपको शायद अब देखो, माइनस के 2 और प्लस के 2 कैंसिल, बाकी माइनस के कितने बचे? 4। तो अब इसको आप मेटल कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड आयन। कौन सा आयन है? फेरोसाइनाइड आयन है, ठीक है। ये फेरोसाइनाइड आयन है
ये डोनर्स हैं इसमें, और ये दरमियान में क्या है, मेटल है। यहीं से हमें मेटल कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन मिलती है कि जब मेटालिक आयन ट्रांजिशन मेटल सराउंड कर जाए, उसके चारों तरफ क्या हो, डोनर नॉन मेटालिक लिगेंड्स आ जाएं जो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें, और वो नॉन मेटालिक डोनर एटम लिगेंड्स जो है नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल हों, तो फिर इनकी बॉन्डिंग हो जाए, कोई आयन बने या कंपाउंड बने, इसको क्या कहोगे, मेटल कॉम्प्लेक्स आयन या मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते। तो इसी से आप स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, यहीं से हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं, यहीं से हम इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। यानी व्हेन, जब क्या होगा, व्हेन सेंट्रल मेटल या सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन और एटम is surrounded by non-metallic ligands और donor atoms और groups due to formation of कोवेलेंट यानी डेटिव बॉन्ड, ये याद रखिएगा, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको सराउंड करते हैं लिगेंड्स, क्योंकि उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। इट इज कॉल्ड एज, इसको आप क्या कहेंगे, मेटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और कॉम्प्लेक्स आयन आप इसको कह सकते हैं। ये इस तरीके से आयन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें आम बातें, अहम कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहला टर्म आता है लिगेंड या लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स और आयंस और ग्रुप्स आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। आमतौर पर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, इलेक्ट्रॉनों का पेयर दे सकते हैं, ऐसे एटमों को, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे आयंस को आप क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो जैसे साइनाइड लोन पेयर होना चाहिए, अपना पर्सनल पेयर हो, भले एक हो भले दो हो, जैसे ऑक्साइड, जैसे नाइट्राइड, जैसे कार्बोनेट, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे सल्फेट ये हो गए, जैसे वाटर हो गया H2O, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, जैसे अमोनिया है। तो ये याद रखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी रखता है, लोन पेयर रखता है या एक्स्ट्रा पेयर रखता है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं, या लिगेंड्स आप आमतौर पर टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये कहलाते हैं। याद रखिएगा कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स आर नॉन मेटालिक, ये हमेशा लिगेंड्स नॉन मेटालिक एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स और आयंस या फिर आयंस इन नेचर, ये मेटालिक नहीं होते हैं।
लिगेंड्स हमेशा नॉन मेटालिक होते हैं। उसके बाद लिगेंड्स जो हैं क्या होते हैं? लिगेंड्स आर लेविस के नजदीक, लेविस की थ्योरी के मुताबिक क्या हैं? लेविस बेसिस इन नेचर। ये अपनी खासियत के एतबार से, ये अपनी नेचर के एतबार से क्या हैं? ये लेविस बेसिस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। इनमें यानी अगर हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ें तो फिर हमें इनकी नेचर का अंदाज़ा होगा कि लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स जो हैं ये दो बेसिक टाइप होती हैं इनकी। इनमें एक होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। ये वो नॉन मेटालिक एटम्स या ग्रुप्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, अपना जाती लोन पेयर होता है, वो वाले। यानी दोज लिगेंड्स, ऐसे तमाम तर लिगेंड्स which only possess लोन पेयर्स। ठीक है, जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर या फिर एक से ज्यादा लोन पेयर्स हों। ठीक है, लोन पेयर्स, बट दे possess नो नेगेटिव चार्ज, पर इन पर कोई भी, याद रखें, नेगेटिव चार्ज ना हो, नेगेटिव चार्ज ना हो, तो फिर इनको आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स कहेंगे। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, जैसा कि वाटर है, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। जैसा कि फॉस्फीन गैस है, फास्फोरस के पास लोन पेयर है। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है ना। तो अब ये वो लिगेंड्स हैं जिनमें एटमों पर या पूरे मॉलिक्यूल पर या ग्रुप पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, पर लोन पेयर्स हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ दी लिगेंड्स। दूसरी जो लिगेंड्स की टाइप है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं न्यूट्रल के बाद नेगेटिव लिगेंड्स। क्या कहेंगे? नेगेटिव लिगेंड्स। दूसरी टाइप नेगेटिव लिगेंड्स, ये वो नॉन मेटालिक एटम्स या आयंस होंगे जिन पर माइनस चार्ज हो, यानी दोज लिगेंड्स, ऐसे तमाम तरह लिगेंड्स विच पजेज, जो रखते हैं, विच पजेज नेगेटिव चार्ज और चार्जेस, यानी कम से कम एक माइनस की चार्ज हो सकती है या -2 -3 हो सकती है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था साइनाइड, जैसा कि नाइट्रेट, माइनस वाले, प्लस वाले नहीं, प्लस वाले एक्सेप्टर होते हैं। लिगेंड हमेशा डोनर होते हैं, नेगेटिव चार्ज हो। कार्बोनेट CO3 -2, सल्फेट -2, उसके बाद जो है ऑक्सालेट COO, ये जो है 2 लिख दें, -1 ऑक्सालेटाइन। ठीक है, ऑक्साइड -2, उसके बाद हाइड्राइड -1, नाइट्राइड -3। तो ये भी क्या हैं? ये भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा इन पर चार्ज कौन सी है? माइनस है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज इसलिए आई कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिए हैं? पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब ये हो गए लिगेंड्स की दो बड़े ग्रुप्स। अब इनकी लिगेंड्स की फिर क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स विथ रेस्पेक्ट टू, किस लिहाज से आप इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे? टू नंबर ऑफ पेयर या पेयर्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके पास लोन पेयर या पर्सनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। इनमें पहला फर्स्ट ग्रुप मोनोडेंटेट, 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 डेंट एक दांत के लिए कहा जाता है, ठीक है, ये है मोनोडेंटेट। ये वो लिगेंड्स हैं जिनके पास एक लोन पेयर, कम से कम एक एटम ऐसा हो, एक एटम, पूरा मॉलिक्यूल नहीं, एक एटम ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन भले लोन पेयर कितने भी रखता हो पर देना डोनर एटम एक है इनके अंदर। हाइड्रोजन देगा लोन पेयर, है इसके पास? नहीं। ऑक्सीजन के पास है एक, मतलब इसमें क्या है? डोनर एटम। अमोनिया में भी नाइट्रोजन डोनर है। फॉस्फीन, फॉस्फीन में भी एक डोनर एटम है, ठीक है ना। तो ऐसे, या फिर जैसे साइनाइड है, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर एटम है। जैसे ऑक्साइड है, ये भी एक डोनर एटम है। जैसे नाइट्राइड है, ये भी एक डोनर एटम है। तो ऐसे मतलब लिगेंड्स या नेगेटिव आयंस जिनमें डोनर एटम एक हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेट कहलाते हैं। यानी दोज लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स या लिगेंड्स विच कंटेन, जो के रखते हैं, ठीक है, विच कंटेन ओनली वन डोनर एटम, एक डोनर एटम रखते हैं, और ग्रुप या फिर एक डोनर ग्रुप, एक एटम उनके अंदर है डोनर, ठीक है, भले वो एक एटम की शक्ल में हो या पूरा ग्रुप हो, पर डोनर एटम कितने हो? एक हो। तो उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे मोनोडेंटेट। क्या कहेंगे इसको? मोनोडेंटेट। अब आते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। सेकंड ग्रुप जो इनमें आता है, इसको आप क्या कहते हैं? बाईडेंटेट। दूसरा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, ठीक है, कौन सा है? बाईडेंटेट। बाई का मतलब होता है टू, यानी ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके अंदर विच कंटेन टू डोनर एटम्स, यानी ये एक वाले नहीं होंगे, इनके अंदर कम से कम दो डोनर एटम लाजमन होंगे। जैसा कि आपके बुक में आयंस के बारे में बताया गया है, जैसे ये डोनर एटम एक ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर भी एक ऑक्सीजन एटम। अब देखो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये है ऑक्सालेट का आयन। किसका आयन है? ऑक्सालेट का आयन है। ये डोनर है, तो ये हो जाएगा बाईडेंटेट, ये हो गया। इसी तरीके से इथाइलिन डायमाइन, ये फार्मूला याद कर लेना, ये बार बार शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इथाइलिन डायमाइन, ये इसका फार्मूला है, इसका नजर आ रहा होगा आपको, इथाइलिन डायमाइन। इसको आमतौर पर क्या करते हैं? इसको EN, ये शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं, इथाइलिन डायमाइन, ये लिखा जाता है। अब इथाइलिन डायमाइन में मैं थोड़ा सा देखूं, आपको नजर तो आ रहा है ना? सही है। अब इथाइलिन डायमाइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? EN, EN, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं? सिर्फ दो हैं, ये एक अमाइनो का नाइट्रोजन, एक ये, तो ये कौन से हो गए? बाईडेंटेट, यानी जिनमें दो डोनर एटम है, कार्बन डोनर नहीं है, हाइड्रोजन डोनर नहीं है, सिर्फ दो नाइट्रोजन के, आपने क्या कहा? बाईडेंटेट, दो डोनर एटम। अब अगर तीन डोनर होंगे तो क्या कहोगे? ट्राइडेंटेट। अगर चार होंगे तो क्या कहोगे? टेट्राडेंटेट। पांच होंगे तो क्या कहोगे? पेंटाडेंटेट। छह होंगे या छह से ज्यादा होंगे तो इनको क्या कहा जाता है? हेक्साडेंटेट। तो हम मेनली इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ डोनर एटम हैं इनको फिर आमतौर पर पॉलीडेंटेट, और इनको दूसरा नाम
क्या दिया जाता है? चिलेट्स ये कहा जाता है, चिलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीडेंटेट और चिलेटिंग एजेंट्स भी इनको कहा जाता है। यानी ये कौन से होंगे? दोज लिजेंड्स, ऐसे तमाम तर लिजेंड्स विच कंटेन, जो कि मुश्तमिल होते हैं किस पर? विच कंटेन 6, ठीक है, और मोर, ठीक है, मोर और लार्ज नंबर ऑफ डोनर एटम्स। इनमें डोनर एटमों की तादाद क्या होती है? ये आमतौर पर ज्यादा होती है। अब इसमें हम एक शॉर्ट फॉर्म लेते हैं इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसीटेट का। किसका लेते हैं? इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसीटेट। ये इथाइलिन 2 कार्बन का होता है, ठीक है। एसीटेट का आयन है, ठीक है, CH2, ठीक है, ये हो गया CH2, ये कर दिया आपने। और उसके बाद कार्बोनाइल और ऑक्सीजन, ये एक एसीटेट। फिर यहां पर भी CH2 कार्बोनाइल और ये ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी आप देख सकते हैं कि CH2 कार्बोनाइल आपने दे दिया और ऑक्सीजन माइनस में। यहां पर भी आपने क्या लिया? CH2 और कार्बोनाइल, ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। अब इसके कार्बन के बाकी कितने बॉन्ड्स बचते हैं? इसके 4 बॉन्ड होते हैं हर कार्बन के। तो ये देखें, ये है स्ट्रक्चर इसका, जिसमें आप देख सकते हैं इथाइलिन, ये हो गया डायामाइन। ये आयन जो है, इस आयन को आप क्या कहते हैं? एसीटेट। क्या कहते हैं? एसीटेट। अब कितने एसीटेट हैं? 1, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये 3 और ये 4 के लिए टेट्रा। तो इसका पूरा नाम है EDTA। ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। इसको क्या कहोगे? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन का मॉलिक्यूल 2 कार्बन, डायमाइन 2 नाइट्रोजन, 2 अमाइनो ग्रुप, टेट्रा एसीटेट 3 एसीटेट के आयन्स हैं, इसलिए EDTA। ये क्या है? ये समझ लें, ये एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशन तो आप इसको जनरली नहीं कहेंगे, बल्कि इसको आप कह सकते हैं कि ये आमतौर पर पॉलीडेंटेट क्या है? लिजेंड है। पॉलीडेंटेट लिजेंड है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बात समझ में आएगी। इसमें डोनर बहुत सारे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 डोनर एटम है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं? हेक्साडेंटेट या पॉलीडेंटेट। हेक्सा 6 या 6 से ज्यादा हो तो फिर। अब ये लिजेंड तो है, लेकिन कौन सा लिजेंड है? ये लिजेंड है हेक्साडेंटेट का, ठीक है, EDTA। अब ये कंपाउंड इतने सारे डोनर एटम रखता है, तो ये पॉलीडेंटेट लिजेंड है, ठीक है। इसको चिलेटिंग एजेंट में भी शामिल कर सकते हैं। तो इस कंपाउंड से आप ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल एटम, हमने एक और एग्जांपल ली, यानी निकल सेंट्रल एटम था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये है डाइमिथाइल ग्लॉक्साइमेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये डाइमिथाइल ग्लॉक्साइमेट का आयन है। किसके साथ अटैच है? इसके साथ। पर कितने हैं? टेट्रा 4 हैं। हम 4 तो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इनको क्या पढ़ेंगे? इनको हम पढ़ेंगे निकिल, ठीक है,
डाइमिथाइल ग्लूकोजाइमेट आयन, ठीक है, ग्लूकोजाइमेट आयन पढ़ेंगे इसको। अब यहां पर ये समझे क्रेब्स क्लॉ, क्रेब्स आपने देखे केकड़े जो होते हैं, ये लिजेंड्स क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल को इस तरह से अपने दरमियान में कपलिंग कर लेते हैं, जैसे क्रैब्स अपने फूड को अपने जॉस में, अपने पिंसर्स में फंसा लेता है, ये इस तरह इस मेटल को फंसा लेते हैं दरमियान में। तो अब इस वजह से इनको आमतौर पर ग्लूकोजाइमेट का ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये इसके साथ जो अटैच हो गए, अब इनको आयंस को आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे चीलेटिंग एजेंट, चीलेटिंग एजेंट्स कह सकते हैं, या फिर चीलेट्स आप इसको कह सकते हैं, चीलेट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चीलेट वर्ड जो है ये असल में क्रैब्स क्लॉ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रैब्स क्लॉ के लिए क्यों यूज़ करते हैं, वो अपने पिंसर्स में, अपने जॉस में अपने शिकार को, अपने फूड को फंसाता है, फिर इसको क्लैप करता है, तो इस तरीके से ये ऑक्यूपाई करता है। ये भी सारे लिजेंड्स जो हैं चिलेटिंग एजेंट इसलिए कहलाते हैं कि ये फंसा लेते हैं सेंटर में ट्रांजिशन मेटल को अपने अंदर, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को, लिजेंड्स को आप क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक, किसके बारे में, ये था मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में, और ये प्रॉपर्टीज थी किनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी ट्रांजिशन मेटल्स की। यहाँ पर सारी ट्रांजिशन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गए आज, और हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। थोड़ा डिटेल में होगा, इंटरेस्टिंग भी है, और आपको उम्मीद है मज़ा भी आएगा इसको सीखने में कि हम ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, बहुत आम बातें, मेटल का नंबर कैसे मालूम करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नाम क्या होगा, लिजेंड्स के नाम कैसे लिखेंगे, लिजेंड न्यूट्रल कौन से होंगे, ऑर्गेनिक का नाम कैसे, नंबरिंग कैसे, बहुत दिलचस्प होगा। गौर से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, इसको भी आप रिपीट करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमें लास्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट किया कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।